गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में आपको हमने डिस्कस कर दिया था रिलेशन बिटवीन मोलरिटी, नॉर्मलिटी और उसके बाद मास परसेंटेज, फिर मोलालिटी। इसके साथ मोलरिटी सबके साथ आपका एक रिलेशन था, जो रिलेशन को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया था। ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन कुछ इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चंस है जो उस पर सॉल्व होते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के बाद जो वीडियो आने वाले हैं उसमें सिर्फ हम लोग मोल फ्रैक्शन और मोलरिटी के क्वेश्चंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जो उसका मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले उससे पहले कुछ टर्म्स है मोल फ्रैक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मोल फ्रैक्शन जिसको हमको स्टडी करना, मोल फ्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें एक रिलेशन और था जो पिछले वीडियो में हमने समय नहीं बता पाए थे। एक रिलेशन और था फॉर ए सीड के लिए। फॉर ए सीड नॉर्मलिटी का वैल्यू कितना होगा? फॉर ए सीड्स नॉर्मलिटी इक्वल होता है मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। फॉर एसिड के लिए हमने एसिड बेस पढ़ा है। एसिड बेस में हम जानते हैं कि एसिड कौन कौन सा होता है। तो एसिड के लिए अगर किसी एसिड का अगर नॉर्मलिटी निकालना होगा तो उसको मोलरिटी में बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हमको नॉर्मलिटी निकल जाता है। नॉर्मलिटी निकालने के लिए मोलरिटी में बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलिटी निकल जाएगा, ठीक है ना। और फॉर बेस के लिए अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो बेस के लिए तो मोलरिटी दिया रहेगा उस बेस का, उसको एसिडिटी से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? एसिडिटी से। मोलरिटी को अगर एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं देन नॉर्मलिटी ऑफ बेस निकल जाता है। और नॉर्मलिटी ऑफ एसिड निकालने के लिए मोलरिटी को बेसिसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बट इन दोनों केस में एक लग रहा है कि बेसिसिटी और एसिडिटी ये होता क्या है, ठीक है ना। तो बेसिसिटी ये प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, बेसिसिटी जो होता है एक एसिड का प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है। किसका गुण होता है? एसिड का। थोड़ा सुनने में उल्टा लगता है कि एसिडिटी, एसिड है तो इसका प्रॉपर्टी एसिडिटी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एसिड का एक प्रॉपर्टी कौन सा होता है? बेसिसिटी। एसिड का प्रॉपर्टी कौन सा होता है? बेसिसिटी। तो हम समझ सकते हैं बेसिसिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी जो होता है एक एसिड का प्रॉपर्टी होता है। और किस प्रकार से प्रॉपर्टी होता है तो आपको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। बट ऑल्सो इन केस ऑफ बेस एसिडिटी इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ बेस। एसिडिटी भी जो होता है वो एक बेस का प्रॉपर्टी होता है। बेस है, बेस के पास प्रॉपर्टी कौन सा होगा? एसिडिटी। जस्ट रिवर्स लगता है। और एसिड के पास एक अपना गुण होता है, डेट इज बेसिसिटी। और बेस के पास एक अपना गुण होता है, डेट इज कौन सा? एसिडिटी। अब किसी भी बेस का एसिडिटी और बेसिसिटी कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इस फॉर्मूला को राइट कीजिए। हम नीचे थोड़ा सा हिंट्स देते हैं। ऐसे एसिड बेस और इक्विवेलेंट बेस जब मोल कंसेप्ट में पढ़ाए थे तो वहाँ भी इसका डिस्कशन हमने कर दिया था 11th में। लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए, किसी भी एसिड का बेसिसिटी कैसे निकलेगा और बेस का एसिडिटी कैसे निकलेगा, ठीक है ना। एक, ठीक है ना। मान लीजिए एसिड है HCl, एग्जाम्पल में देखते हैं। फॉर एसिडिटी बेसिसिटी ऑफ ए बेस, बेसिसिटी ऑफ ए बेस, किसी बेस का बेसिसिटी कैसा होगा? बेसिसिटी ऑफ ए बेस। तो कोई भी बेस बेसिसिटी ऑफ ए एसिड, बेस करें बेसिसिटी ऑफ ए एसिड ऑफ एन एसिड, ठीक है ना। किसी एसिड का बेसिसिटी, बेसिसिटी प्रॉपर्टी किसका होता है? एसिड का। लगता है सुनने में रिवर्स है बट बहुत सिंपल है। कोई भी एसिड लिख लीजिए, एग्जाम्पल में आप समझ लीजिए HCl। HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl है ना। तो किसी भी एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल या ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन पहचानना है हमको। किसी भी एसिड में नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन। रिप्लेसेबल और ट्रांसफरेबल हाइड्रोजन क्या होता है? तो वैसा हाइड्रोजन जो एसिड से बाहर जाता है। हम एसिड के डिफिनेशन में जानते हैं अम्ल, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिड। इट मीन्स कौन सा? अम्ल। जो H+ देता है, जो H+ बाहर निकालता है इन एक्वस सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड एसिड, ठीक है ना। तो जो H+ बाहर निकालता है उसी कितना H+ बाहर निकलेगा, एसिड है तो H+ निकालेगा ही, और कितना H+ बाहर निकालेगा उसी की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिसिटी अगर किसी एसिड की बात करें जैसे HCl है तो HCl में कितना H है? हाइड्रोजन है 1। जब इसको वाटर में हम डिजॉल्व करेंगे, किसमें? H2O। जब इसको वाटर में डिजॉल्व कर देंगे तो डिजॉल्व करने के बाद ये बनेगा H+ एंड कौन सा? Cl-, ठीक है ना। तो ये H+ कितना हाइड्रोजन दे सकता है एक सोल्यूशन में? HCl को जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो कितना हाइड्रोजन देता है? 1 हाइड्रोजन। इट मीन्स HCl एसिड का बेसिसिटी का वैल्यू हो जाएगा, बेसिसिटी ऑफ कौन सा? HCl कितना हो जाएगा? 1। जितना हाइड्रोजन देने वाला रहता है जनरली
वही क्या होती है, बेसिसिटी होती है, ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट इसको डिटेल पढ़ा है, फिर भी आप समझ लीजिए। ऐसे अगर H2SO4 है दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड है जिसके पास कौन प्रॉपर्टी होगा, एसिडिटी नहीं, बेसिसिटी। H2SO4 है तो इसके पास प्रॉपर्टी होगा कौन सा, बेसिसिटी। इसका बेसिसिटी कितना होगा, कोई पूछेगा H2SO4 क्या है, एक एसिड है, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कौन सा दिया था, HCl, ये सेकेंड एग्जाम्पल है H2SO4। इसका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका अगर बेसिसिटी हमसे कोई पूछता है तो इसमें कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ठीक है ना। ये जब इसको वाटर में हम डिजोल्व करेंगे H2SO4 को तो 2 हाइड्रोजन दे सकता है, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसका बेसिसिटी जो हो जाएगा, इसका बेसिसिटी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी किसी भी एसिड में जितना हाइड्रोजन ट्रांसफरेबल है या रिप्लेसेबल है, यानी कितना हाइड्रोजन बाहर जा सकता है या बाहर निकल सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा, उस एसिड का बेसिसिटी बोलते हैं। तब किसी भी एसिड का बेसिसिटी निकाल सकता है विद सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे किसी के पास H3PO2, ठीक है ना, कौन सा, H3PO2 एक इंपॉर्टेंट। पहले एक दोनों एग्जाम्पल का राइट कीजिए, हम एक तीसरा एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, बट वो हमको मोल कंसेप्ट और क्या बोलते हैं उसको, एसिड बेस साल्ट में हमने पढ़ा दिया था, फिर भी एक बार देख लीजिए। जैसे एसिड है H3PO2, ठीक है ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 3 है, बट ये देता है एक ही हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ही इससे बाहर निकलता है, 1H+, यानी ये बनता है H2PO2 माइनस और कौन सा, H+, इसमें ये डिकम्पोज होता है। तो यहाँ पर लगता है कि इसके पास हाइड्रोजन कितना है, 3 है, बट ये एक्सेप्शन में है, ठीक है ना, जी 3 है लेकिन देता कितना हाइड्रोजन है, 1। तो इस एसिड का बेसिसिटी का वैल्यू जो हो जाएगा, इस एसिड का बेसिसिटी दैट्स इक्वल टू कितना, 1। यानी सिंपली हमको समझना है, सम और भी एसिड है, बहुत सारे एसिड है, ठीक है ना, तो वैसा एसिड जिसके पास कितना हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है या ट्रांसफरेबल है, उसी की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। तो अगर किसी भी एसिड का मोलरिटी दिया रहेगा और उसमें उसके बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका नॉर्मेलिटी निकल जाता है। तो हमने आपको बेसिसिटी निकालना बताया एसिड के लिए। अब थोड़ा सा इसको राइट कर लीजिए, तीसरा एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अगर और भी प्रॉब्लम होगा तो किसी एसिड का आप पूछ सकते हैं जिसका बेसिसिटी कितना होगा, बट सिंपल है कि कितना हाइड्रोजन बाहर जाने वाला है। जनरली एक्सेप्शन, एक दो एक्सेप्शन को छोड़कर जनरली जितना हाइड्रोजन किसी एसिड के पास रहता है वो रिप्लेसेबल होता है, मतलब बाहर जाने वाला रहता है। यार किसी एसिड के पास 2 हाइड्रोजन है तो दोनों बाहर जाएगा, 3 है तो तीनों बाहर जाएगा, बट सम एक्सेप्शन, जैसे H3PO2 और एक है H3BO3, ठीक है ना, H3 बोरिक एसिड H3BO3, ये भी एक ही होता है, इसका ही बेसिसिटी कितना होता है, 1 ही होता है, बट होता है हाइड्रोजन 3 लेकिन देता ही एक ही है, इसलिए इसका ही बेसिसिटी 1 होता है, ये ठीक है ना। तो कुछ एक्सेप्शन है जो कि हमने जनरली लिख दिया, जो आपको यूज में आएगा, ठीक है ना। तो किसी भी एसिड का आप बेसिसिटी निकाल सकते हैं। बेसिसिटी क्या होता है, कितना हाइड्रोजन बाहर जाने वाला है उसी की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी बोलते हैं। माइंड में रख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब एक नेक्स्ट है एसिडिटी ऑफ ए बेस, ठीक है ना। एक आता है टर्म एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ ए बेस। किसी भी बेस का एक प्रॉपर्टी होता है एसिडिटी, ये क्या होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा हमेशा बता रहे हैं कि थोड़ा रिवर्स लगता है। बेस का प्रॉपर्टी एसिडिटी होता है, बेस का एक गुण कौन सा होता है, एसिडिटी होता है। आपको थोड़ा सा माइंड में आ गया होगा कि बेस किसको बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, जिसके पास हाइड्रोक्सी आयन होता है, OH माइनस आयन होता है, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। फिर से समझिए, बेस किसको बोलेंगे, जिसके पास OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप रहता है, जिसके पास OH ग्रुप रहता है, उसको बेस बोलते हैं अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल एन एग्जांपल ऑफ बेस इज दैट NaOH, that is base and having one replaceable OH hydroxy group। इसके पास एक OH है, NaOH कौन सा है, एक बेस है। NaOH क्या है, एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और बेस इसलिए बोल रहे हैं कि इसके पास कौन सा है, OH है। जिसके पास भी OH रहता है जनरली वो क्या होता है, बेस होता है। और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है। इसके पास कितना OH है, एक। अगर एक OH है तो इस बेस का, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस बेस का एसिडिटी का जो वैल्यू होगा, इस बेस का एसिडिटी का वैल्यू जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, बिकॉज इट हैज 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सी आयन। इसके पास एक रिप्लेसेबल, एक OH है तो एक क्यों दे सकता है ना, दो कहाँ से देगा। इसके पास कितना OH है, एक OH है, तो एक ही OH दे सकता है। तो इस बेस का एसिडिटी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जस्ट अब जितना H+ रिप्लेसेबल है दैट इज एसिडिटी, ठीक है ना। और ये एसिडिटी है यानी कितना OH माइनस रिप्लेस करेगा, जितना OH माइनस रिप्लेस करेगा दैट इज द एसिडिटी ऑफ बेस,
अब थोड़ा रिवर्स लगता है, फिर से हम बोल रहे हैं, बट बेस का प्रॉपर्टी होता है एसिडिटी और एसिड का प्रॉपर्टी होता है बेसिसिटी। दोनों निकालने का सिंपल मेथड है, कितना किसी बेस के पास जितना OH माइनस बाहर जाने वाला है, ये OH माइनस जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे, NaOH को जब वाटर में डालेंगे तो ये OH माइनस बाहर जाएगा इन एक्वस सोल्यूशन जलीय विलयन में, ठीक है ना। तो जितना OH माइनस बाहर जाने वाला रहेगा उसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, ठीक है। NaOH था, अब एग्जाम्पल आपको यहाँ दे रहे हैं MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सेकेंड एग्जाम्पल है। आप ये भी बेस है, क्यों बेस है, क्योंकि इसके पास कौन सा हाइड्रोक्सी आयन है। अगर हाइड्रोक्सी आयन है तो ये एक बेस है, और इसमें कितना OH माइनस है, 2। OH माइनस की संख्या कितना है, 2। इट मीन्स इस बेस का एसिडिटी 2 होगा। इट मीन्स इस बेस का एसिडिटी का जो वैल्यू होगा, एसिडिटी ऑफ दैट बेस इक्वल टू 2, बिकॉज इट हैज़ 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप इन एक्वस सोल्यूशन। ये दोनों OH क्या होता है, रिप्लेस हो सकता है, बाहर जा सकता है, इसीलिए इसका एसिडिटी हो जाएगा 2। इन केस ऑफ थर्ड एग्जाम्पल लास्ट, अगर आप कहें AlOH का होल थराइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज द थर्ड एग्जाम्पल। इसमें कितना OH माइनस है, 3 है। पहले तो ये बेस है, बिकॉज इसके पास OH है तो ये बेस है, और इसके अगर ये बेस है तो इसके पास कितना OH है, OH की संख्या कितना है, यहाँ पर 3 है। इट मीन्स इसका एसिडिटी जो हो जाएगा, एसिडिटी का वैल्यू जो हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी बेस के एसिडिटी अगर पता है तो उसके मोलरिटी से मल्टीप्लाई करने पर उसका नॉर्मलिटी निकल जाता है, जो हम पहले फार्मूला में लिखा था, ठीक है ना। यानी किसी भी बेस का अगर नॉर्मलिटी निकालना है तो मोलरिटी इंटू कौन सा, एसिडिटी। आप किसी भी बेस का एसिडिटी निकाल सकते हैं और किसी भी एसिड का बेसिसिटी निकाल सकते हैं, दोनों हमने आपको क्लियर करा दिया, ठीक है ना। अब इसको राइट कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और टॉपिक है, नीचे आपको हेडिंग में दिया हुआ मोल फ्रैक्शन। ये लिखने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आप लिखिएगा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होता है इसका, ऊपर तक भी यूज जाएगा आपको, जितने क्लास में जाइएगा सब में। ये मोल फ्रैक्शन ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। इसको हेडिंग दीजिए कौन सा, ये मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है ना, और निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन क्या, मोल फ्रैक्शन में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one component to the total number of moles of all the component solvent and solute present. It is the ratio. यह क्या, सिंपली एक अनुपात होता है किसका, किसी भी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है बटा में टोटल, सॉल्यूट का मोल बटा में टोटल मोल, सॉल्वेंट का मोल बटा में टोटल मोल। यानी मोल फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट रहता है उसका मोल फ्रैक्शन हम लोग निकालते हैं। और निकालने के लिए जो जो कंपोनेंट है उसका मोल्स पता होना चाहिए, और मोल्स पता है तो उसका मोल्स बटा में सॉल्यूशन का टोटल मोल्स करते हैं। एग्जांपल्स हम समझते हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन में, ठीक है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है A और B, ठीक है ना। ये कंपोनेंट A हो गया, कंपोनेंट कौन सा A, और ये कंपोनेंट कौन सा B है। दोनों एक साथ मिक्स करेंगे। आफ्टर मिक्सिंग के बाद एक क्या बनेगा, ये एक सॉल्यूशन बनेगा। ये रहा सॉल्यूशन आपका, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट कौन सा है, B है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर 2 कंपोनेंट है तो A को बोले कोई एक सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट किसको मानेंगे हम लोग, B को सॉल्यूट मानते हैं हमेशा। B क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉल्यूट। हम बताया था कि हमेशा B को सॉल्यूट कंसीडर करेंगे और A को कंसीडर कर रहे हैं कौन सा हम लोग, सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो एक बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है A और B, एक सॉल्यूट है, एक कौन सा है, सॉल्वेंट है। अब इसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है। किसी भी सॉल्यूशन में जितना कंपोनेंट रहता है उसका आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, A और कौन सा, B। इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, A और B, ठीक है ना। तो किसी भी, तो इसका मोल फ्रैक्शन निकालना, जब 2 कंपोनेंट है A और B तो दोनों का मोल फ्रैक्शन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले दोनों का मोल्स पता होना, कितना मोल डिजॉल्व है, ठीक है ना। तो मोल किसे नोट करते हैं, पिछले वीडियो में पढ़े थे। अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिखेंगे, कौन सा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, देन व्हाट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, NB। NB इट मीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा, सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को NB एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के मोल्स को हम लोग डिनोट कर लेते हैं कौन सा, Na। दैट इज द मोल्स। हमको मोल पता रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं पता है तो मोल निकालने का एक डिफिनीशन भी होता है, मतलब एक फार्मूला होता है। NB इक्वल टू क्या हो जाएगा, WB या बटा में कौन सा, MB, ठीक है ना। नहीं दिया रहेगा तो इस फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर Na है, डोंट वरी, Na है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो जाएगा WA या बटा में कौन सा, MA। वेट बटा में मोलिकुलर वेट।
यानी मास बटाए मोलिकुलर मास, मास बटाए मोलिकुलर मास। अगर बी है तो बी का मास बटा में बी का मोलिकुलर मास, अगर ए है तो ए का मास बटा में उसका मोलिकुलर मास। ये दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चंस करेंगे तब वो क्लियर होगा। बट यहाँ पर ये रखना है कि अगर मोल्स निकालना है तो मास बटाए मोलिकुलर मास, मोल्स इक्वल टू मास बटाए मोलिकुलर मास। मोल कंसेप्ट में पढ़े हैं, फिर भी एक बार इसको माइंड में रखना है। और मोल्स को नोट कर रहे हैं एन ए एन बी, तो बी से किसको नोट करते हैं, सॉल्यूट को हमेशा माइंड में रखना है, बी से सॉल्यूट। एन बी का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन ए का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट। ए को सॉल्वेंट यानी विलायक से नोट करते हैं। अब अगर हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, नाउ मोल फ्रैक्शन एक्स ए, एक्स ए इट मीन्स कौन सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को एक्स, यानी मोल फ्रैक्शन को जनरली हम डिनोट करते हैं एक्स से। आप नीचे डिफिनेशन के नीचे लिख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय किससे, एक्स, कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स से डिनोट करते हैं। मोल फ्रैक्शन को जनरली डिनोट करते हैं किससे हम लोग, एक्स से। तो एक्स ए, तो एक्स ए का मतलब होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल को एन ए बटा में टोटल मोल, इस सॉल्यूशन में टोटल मोल कितना हो जाएगा, दो ही कंपोनेंट है ना, ए और बी है, टोटल मोल कितना हो जाएगा, एन ए प्लस कौन सा, एन बी, राइट। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल को ऊपर रखना है बटा में सॉल्यूशन में जितना भी मोल है उसको टोटल को नीचे में लिखना है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए बटा में कौन सा, टोटल मोल्स, कुल मोल्स, एन ए प्लस कौन सा, एन बी। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना है, एक्स बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है देन सिंपल किसके मोल के ऊपर रखना है, एन बी। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स के ऊपर एन बी, अब बटा में कौन सा, टोटल मोल्स, एन बी प्लस कौन सा, एन ए। हो गया, इट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। किसी का भी मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा तो उसका मोल पता रहना चाहिए। अगर मोल नहीं मालूम रहेगा तो इस मेथड से मोल निकाल सकता है। हो सकता है क्वेश्चन में कहीं मास दिया रहे और मोलिकुलर मास दिया रहे, तो मास और मोलिकुलर मास दोनों का रेशियो से हम दोनों का मोल निकालेंगे, देन दोनों का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो बहुत, ये कौन सा सोल्यूशन के लिए, बाइनरी सोल्यूशन के लिए, ठीक। इसको आप फिर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, एन ए के जगह पर ये वैल्यू पुट करके भी आप एक्सपेंड कर इसको एक्सपेंड कर सकते हैं आगे। बट आपको सिंपली माइंड में रखना है कि किसी भी कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बटा में टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना टोटल मोल है, दैट इज एन ए प्लस एन बी, इट्स इफ सॉल्यूशन इज बाइनरी। अगर सॉल्यूशन कौन सा, बाइनरी, जिसमें दो कंपोनेंट है। अगर तीन कंपोनेंट आते हैं तो उसको तीनों को आप निकाल सकते हैं। जैसे इसको पहले आप राइट कीजिएगा, फिर हम आपको बताते हैं ये तीन कंपोनेंट कैसे निकलेंगे, ठीक है ना। ये तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है, ठीक है ना। अगर आप तीन कंपोनेंट के लिए बात करेंगे, ठीक है ना, तो तीन कंपोनेंट में तीनों कंपोनेंट आप लिख सकते हैं ऐसे। एक सॉल्यूशन है यहाँ पर, ठीक समझिए, ये सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में तीन कंपोनेंट है, ए, ठीक है ना, बी एंड कौन सा, सी। इसमें तीन कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है, तीन। तब तीनों का कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी, यानी कौन सा सॉल्यूशन होगा, टर्शियरी सॉल्यूशन, नॉट बाइनरी। टर्शियरी में तीन होगा, क्वाटरनरी होता है कितना कंपोनेंट होगा, चार, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगर तीन कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट का आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन एक्स ए, अगर ए का मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है, ठीक है, किसी भी कंपोनेंट का, सॉल्यूशन में किसी भी कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका सिर्फ मोल पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में मोल दिया रहेगा, अगर मोल नहीं दिया हुआ तो आपको बताया है मास बटाए मोलिकुलर मास, कुछ दिया हुआ है जिससे हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोल फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो लिखेंगे एक्स ए। एक्स ए का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स ए का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन अगर निकालना है तो ए के मोल को एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी या प्लस कौन सा, एन सी, टोटल मोल। तीन कंपोनेंट, तीनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। दो था, दो जोड़े थे, तीन था, तीन था। ए का मोल ये निकल गया ए का। अगर एक्स बी, सिमिलरली एक्स बी निकालेंगे यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, देन लिखाएगा एन बी अपॉन टोटल मोल्स, कुल तीन कंपोनेंट है ना, तो एन ए प्लस एन बी या प्लस कौन सा, एन सी, ठीक है ना। सिमिलर इन एक्स सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा, सी कंपोनेंट, देन मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज एन ए प्लस एन बी और प्लस कौन सा, एन सी।
ये रहा। अगर 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट का आप मोल्स क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, सिर्फ मोल पता रहेगा। हम फिर से समझा रहे हैं, किसी भी सॉल्यूशन में मोल्स निकालने का फार्मूला जो होता है Na अगर है, अगर मोल्स इसका नहीं मालूम है तो मास दिया रहेगा, यानी WA बटा में कौन सा Ma, ठीक है ना, मास बटा में मोलर मास, ठीक है ना। अगर NB का निकालना है तो इसमें WB लिखेंगे अपॉन कौन सा MB, मोलर मास ऑफ B, ठीक है ना। अगर NC निकालना है किसी कंपोनेंट तो आप लिख सकते हैं WC बटा में कौन सा MC, यानी मोलर मास ऑफ कौन सा C। तो इस तीनों फार्मूला को आप यूज करके, तीनों को यूज करके अगर मोल नहीं दिया रहे तो Na, NB और NC का वैल्यू निकाल सकता है। बट इन जनरली केस में मोल का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, जो कि अगले वीडियो में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम किसी भी सोल्यूशन में, ये एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में आप इस तरह से अच्छे से लिखिएगा, ठीक है ना। ये एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन में अगर 3 कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सिंपली है मोल्स बटा में टोटल मोल्स, मोल्स बटा में टोटल मोल्स। 2 कंपोनेंट है तो Na प्लस NB, 3 कंपोनेंट है Na प्लस NB प्लस NC, दैट इज वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से राइट कर लीजिए, फिर हम लिखा रहे हैं, पहले इसको नोट कीजिए जल्दी। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं, आप राइट कर लीजिएगा, वीडियो स्टॉप करके इसको राइट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना। किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसका मोल फ्रैक्शन का जो सम, एडिशन, उसका वैल्यू 1 के बराबर होता है, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी। किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है यूनिटी, यानी 1 के बराबर होता है। अब इसको हम चेक कर लेंगे, तो पहले नीचे राइट स्टार देके लिख लीजिए, एक लाइन उसको लिख लीजिए, जो हम लिखा रहे हैं उसको आप राइट कीजिए, ठीक है। द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन SUM, द सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ solute and solvent in binary solution, अगर 2 है तो बाइनरी, 3 रहेगा तो टर्सरी होगा, ठीक है ना। इन बाइनरी सॉल्यूशन इज यूनिटी, UNITY, यूनिटी, यानी डेट इज इक्वल टू 1, यूनिटी एंड डेट इज इक्वल टू 1। आप चेक कर सकते हैं, पहले बाइनरी सॉल्यूशन में अगर काम करते हैं, ठीक है ना, और कौन सा सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, अगर बाइनरी सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो उसमें कितना कंपोनेंट होगा, 2, यानी 2 मिलकर बनेगा, एक सॉल्यूट होगा, एक कौन सा होगा, सॉल्वेंट होगा। इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन इसमें 2 कंपोनेंट होगा, ठीक है ना, एक कंपोनेंट A और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होगा, B। 2 कंपोनेंट मिलकर एक सॉल्यूशन बनाएगा, ओके। दैट इज द सॉल्यूशन इन विच 2 कंपोनेंट्स, फर्स्ट इज A एंड सेकेंड इज कौन सा, B। नाउ मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट, इसका अब इसको हमको क्या निकालना है, हमको इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है ना। तो मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालते हैं तो XA इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इक्वल टू, ऊपर में किसका लिखते हैं, मोल, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहता है उसके मोल को Na अपॉन कौन सा, Na प्लस कौन सा, NB, दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। यानी सोल्यूशन में जितना कंपोनेंट रहेगा उसका मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल्स को ऊपर लिखना है, नीचे में क्या लिखना है, टोटल मोल्स लिखना है। दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दैट इज XB, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिख देते हैं इस साइड XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, NB अपॉन टोटल मोल्स, Na प्लस कौन सा, NB, दैट इज द मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो पहले हमने आपको लिखाया था कि किसी भी सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है यानी एडिशन होता है यूनिटी 1 के बराबर होता है। हम किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन है जिसमें 2 कंपोनेंट है A एंड B, 2 कंपोनेंट है, इसमें एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, कोई भी रहे, 3 कंपोनेंट का 3 का निकालेंगे, 2 है तो इसका मोल फ्रैक्शन A का निकालेंगे, XA, X से हम किसको डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को, X से किसको डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन को। XA का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मतलब A का मोल फ्रैक्शन। XB का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, यानी B का मोल फ्रैक्शन। अब दोनों को हम ऐड करके देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मोल फ्रैक्शन इन ए सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट्स होता है, जितना भी कंपोनेंट, जैसे A और B 2 कंपोनेंट है, इसके मोल फ्रैक्शन का एडिशन किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। देन हम दोनों को ऐड करेंगे। नाउ XA प्लस कौन सा, XB, XA प्लस XB, दोनों का आप ऐड कीजिए, ठीक है। तो कितना होगा, XA का वैल्यू कितना है, Na बटा में कौन सा, Na प्लस कौन सा, NB प्लस
एक्स बी, तो एक्स बी का वैल्यू कितना है, एन बी बटा में कितना, एन ए प्लस कौन सा, एन बी। इस दो कंपोनेंट था, दोनों को हमने जोड़ दिया, एक एक्स था एक बी था, दोनों का मोल फ्रैक्शन पहले निकाला, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। देन आफ्टर एलसीएम, इसका एलसीएम कितना होगा, दोनों सेम है, तो एन ए प्लस कौन सा, एन बी, ये कट जाएगा तो 1, इट मीन्स एन ए प्लस कौन सा, एन बी, यही आएगा। दोनों सेम है, ये क्या हो गया, कट गया, इट मीन्स कितना आ गया, 1। यानी कंपोनेंट एक्स ए प्लस कौन सा, एक्स बी इक्वल टू 1, दैट इज यूनिटी। इसी को हम यूनिटी बोल रहे हैं, ठीक है ना। यानी किसी भी सॉल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट है तो दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद अगर दोनों को मोल फ्रैक्शन को अगर हम ऐड करते हैं, इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, चाहे वो बाइनरी हो या टर्शियरी हो, ठीक है ना। तो पहले इसको आप राइट कर लीजिए। इन केस आपका टर्शियरी सॉल्यूशन रहेगा तो बहुत सिंपल है, पहले इसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है ना। अगर टर्शियरी, राइट कीजिए इसको जल्दी, ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हो जाए, इट मीन्स कौन सा हो जाएगा, टर्शियरी सॉल्यूशन हो जाएगा। तब क्या करेंगे हम लोग, ये तो बाइनरी सॉल्यूशन में था, अब इसको आप राइट कर लीजिएगा, हम इसी में थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं। टर्शियरी, बाइनरी की जगह पर कौन सा यूज कर लीजिए, फॉर टर्शियरी सॉल्यूशन, आप चेक कर सकते हैं, फॉर टर्शियरी सॉल्यूशन, ओके। अगर टर्शियरी सॉल्यूशन है तब, ठीक है ना। तो टर्शियरी सॉल्यूशन में कितना कंपोनेंट होगा, 3 कंपोनेंट होगा। टर्शियरी सॉल्यूशन है तो कंपोनेंट 3, बाइनरी है 2, क्वाटरनरी है तो कितना 4 होगा। तो 3 कंपोनेंट आ गया, ए बी एंड सी। तो ए का मोल फ्रैक्शन सेम वे, बी का मोल फ्रैक्शन, एक टर्म इसमें बढ़ जाएगा, कौन सा बढ़ेगा, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा, सी, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पर हम निकाल देते हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी निकालेंगे तो एक्स सी, ठीक है ना। अब दोनों सेम, या तो वॉवेल नहीं तो कैपिटल सी यूज कर सकते हैं, दोनों में अगर कैपिटल यूज करना है तो कैपिटल यूज की, ठीक है ना। एक्स सी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एन सी बटा में कौन सा, एन ए प्लस एन बी प्लस कौन सा, एन सी, तीनों को डिवाइड कर दीजिए। मतलब एक और कंपोनेंट का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, जो तीनों को हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। एन ए बटा में एन बी बटा में प्लस कौन सा, एन सी, आपको दिख रहा है, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ऊपर में कौन सा है, एन सी है। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा उसके मोल को ऊपर नीचे में तीनों को जोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ भी तीनों जुड़ जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ पर 3 कीजिए, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस कौन सा, एन बी प्लस कौन सा, एन सी। यहाँ पर भी तीनों लिख देंगे, कौन सा होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस कौन सा, एन सी। बिकॉज जितने कंपोनेंट रहते हैं सॉल्यूशन में, कुल कंपोनेंट या 3 है तो तीनों को नीचे में लिखेंगे, जिसका निकालना है उसका मोल्स को ऊपर, अब बटा में तीनों के मोल्स, जिसका निकालना है मोल फ्रैक्शन उसके मोल्स के ऊपर, बटा में तीनों का मोल्स, जिसका मोल निकालना है उसके मोल्स को, बटा में तीनों के मोल्स। अब आप तीनों को ऐड करके देखिए, फिर भी 1 के बराबर आएगा। यानी किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट है सभी के मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा यूनिटी के बराबर आता है, यूनिटी के इक्वल होता है, और 1 के बराबर होगा। आप ऐड कीजिए, नाउ एक्स ए प्लस कौन सा, नाउ एक्स ए प्लस कौन सा, एक्स बी प्लस कौन सा, एक्स सी, तीनों का ऐड कीजिएगा, ये भी 1 के बराबर आएगा। इसको आप यहाँ से लिख लीजिए, ऐड करने के बाद क्या होगा, पहला कौन सा है, एक्स ए का वैल्यू कितना है, एन ए अपॉन कौन सा, एन ए प्लस एन बी प्लस कौन सा, एन सी। देन एन बी अपॉन कौन सा, एन ए प्लस एन बी प्लस कौन सा, एन सी, प्लस थर्ड कौन सा है, एन सी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस कौन सा, एन सी। अब सबका एलसीएम लीजिएगा तो यही आ जाएगा, क्या आएगा एलसीएम, सब में नीचे सेम है, तो एन ए प्लस एन बी प्लस कौन सा, एन सी। देन ऊपर में हो जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी दोनों सेम हो गया, इससे कट जाएगा, किसके बराबर होगा, 1। यानी किसी भी कंपोनेंट में, किसी भी सॉल्यूशन में जितने कंपोनेंट होते हैं सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को अगर एक साथ जोड़ते हैं तो हमेशा किसके बराबर आता है, 1 के बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म्स था, कौन सा, मोल फ्रैक्शन, इसको आप राइट कीजिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें रिलेशन, ठीक है ना, पहले इसको आप राइट कर लीजिए। ओके, रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड कौन सा, मोल फ्रैक्शन, हेडिंग दिया हुआ है मोलरिटी एंड कौन सा, मोल फ्रैक्शन। पहले उसको आप राइट कर लीजिएगा। तो मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसको हटा देते हैं हम, आप इसको राइट कर लीजिएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म्स है, छोटा सा है।
ठीक है ना। रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, तो ये सिंपली फार्मूला के तौर पर इसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है ना। जब क्वेश्चंस में आते हैं कहीं पर भी तो वहाँ पर इस फार्मूला को यूज करेंगे, राइट कर लीजिएगा। रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड कौन सा, रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड कौन सा, मोल फ्रैक्शन। तो मोललिटी इक्वल टू होता है, मोललिटी इक्वल टू ये डेट इज एम स्मॉल एम, इट मीन्स मोललिटी इंटू 1000 इंटू एक्स बी। एक्स बी क्या है हम जानते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बी इट मीन्स कौन सा, सॉल्यूट, अपॉन एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इंटू एम ए। एम ए का मतलब मोलर मास ऑफ ए, एम ए का मतलब मोलर मास ऑफ ए, दैट इज द रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन। दैट इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला टू यूज द सॉल्व न्यूमेरिकल, ठीक है ना। इसको इंपॉर्टेंट एक फार्मूला है, इसको हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज करेंगे। मोललिटी इक्वल टू 1000 इंटू एक्स बी, एक्स ए इंटू कौन सा, एम ए। एक्स बी का मतलब हो गया कौन सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स ए का मतलब हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट, और एम ए का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट। एम ए का मतलब मोलर मास सॉल्वेंट। ये नीचे आपको हम लिख दिए तीनों, है ना, इसको आप राइट कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बिटवीन मोललिटी एंड कौन सा, मोल फ्रैक्शन। एंड नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन। मोलरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोललिटी को स्मॉल एम से। स्मॉल एम इट मीन्स कौन सा, मोललिटी। स्मॉल एम से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, मोललिटी को, और कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलरिटी को। एकदम अगर नहीं माइंड में आता तो इसको भी लिख लेंगे, जब मोलरिटी कैपिटल एम, इसमें 100 इंटू डी, 1000 है, सॉरी 1000 इंटू डी, डी इट मीन्स डेंसिटी, पीछे भी हम लिखा है रिलेशन में। डी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, घनत्व। एक्स बी इट मोल फ्रैक्शन ऑफ बी यानी सॉल्यूट, एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट, एम ए मोलर मास ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन सा, सॉल्यूट, एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसके साथ रिलेशन है, एम क्या है, मोलरिटी है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन कौन सा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, ठीक है ना, एंड कौन सा, डेंसिटी बिटवीन मोलरिटी, ठीक है ना। मोलरिटी के बीच में ये डी डेंसिटी है। एक्स बी का मतलब होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब बी किसको डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को, बी किसको डिनोट करते हैं, सॉल्यूट को। एक्स ए यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए से डिनोट करते हैं सॉल्वेंट का यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एम ए से सॉल्वेंट होता है, एम का मतलब मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। एक्स बी मतलब बी का मोल फ्रैक्शन, और बी का मोल फ्रैक्शन या बी किसको डिनोट करते हैं, सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। और एम बी का मतलब क्या होता है, सॉल्यूट यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। दैट इज द इंपॉर्टेंट रिलेशन। बोले तो आप नीचे लिख भी सकते हैं, जैसे इसको लिखें वैसे आप इसको भी लिख सकते हैं। डी डेंसिटी होता है, एक्स बी क्या है, एम ए क्या है, सबको आप नीचे लिख सकते हैं, वेयर करके चारों टॉपिक को आप नीचे लिख सकते हैं, नीचे जगह नहीं था। तो इस तरीका से ये रिलेशन हो गया किसके बीच में, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, मोललिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो इस फार्मूला को भी माइंड में रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में इस पर हम न्यूमेरिकल पर काम करेंगे, नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ के लिख के राइट रखिए। नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल में मिलते हैं, ओके।